आप सभी विद्यार्थियों का महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। ये क्लास ओनली फॉर आपके जो है ऐप पर ही चल रही है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप पर। तो सभी विद्यार्थी क्रैश कोर्स आपने ज्वाइन किया है तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा, पूरा पेपर यहीं से बनेगा। और आज इस क्लास के अंदर आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों मैं लेकर आया हूँ लघुत्रात्मक प्रश्न, और ये लघुत्रात्मक प्रश्न आपके 35 रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी इनको अच्छे से नोट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं और आपको एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बस ध्यानपूर्वक देखते रहना प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को एंड तक। और इसकी पीडीएफ, अगर आप टाइम नहीं है आपके पास वीडियो देखने का, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फटाफट रिवीजन भी मार सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है और या सहज प्रेम का रस। विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, ये काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर हमें स्पष्ट करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं काले मेघा पानी दे जो कि धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है। तो इसमें देखते हैं क्या बताया है। आज विज्ञान का युग है, ठीक है, और वैज्ञानिक विकास को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है। जीजी ने लेखक को सहज प्रेम भाव इंद्रसेना पर पानी फेंकना उचित आचरण बताया। लेखक ने चाहते हुए भी जीजी के सहज प्रेम के कारण ऐसा किया। ठीक है, तो यानी इस तरह के आधार पर हम कह सकते हैं कि सहज प्रेम की शक्ति विज्ञान के सत्य से भी बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि लेखक जो है विज्ञान के तर्कों को महत्व देते हुए भी अपने दीदी के प्रति प्रेम और लगाव के कारण जो है उनके अंधविश्वासों को वो स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो है इसमें प्रमुख विज्ञान के सत्य से भी बड़ी दिखाई दे रही है सहज प्रेम। ठीक है, सहज प्रेम जो है वो विज्ञान से भी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों, संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो संचार स्वयं एक प्रक्रिया है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि संचार एक तरीके से हम साधन या एक तरीका मान सकते हैं जिनके द्वारा हम अपने विचारों, सूचनाओं और भावनाओं को दूसरे तक आराम से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया प्राय किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे गति करती है। उदाहरणतः जब हम बोलते हैं तो ध्वनि तरंगों और वायु तरंगों के सहारे हमारी बात सुनने वाले तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो यानी कि संचार के तहत हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों, सूचनाओं और भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, और जैसे समाचार पत्र है, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये उदाहरण लिख सकते हो आप। रेडियो है, टीवी, इंटरनेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जाति प्रथा बेरोजगारी को बढ़ावा देती है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जाति प्रथा जो है मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। ठीक है, एक पैसे में बांध देती है। जाति प्रथा व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैर तक पैसा न हो। ठीक है, यानी वो पैर तक पैसा से जोड़ देती है, भले ही वे उसे पारंगत हो। इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति न होकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। ठीक है, और इसमें व्यक्ति की क्षमता को नहीं देखा जाता है, एबिलिटी को नहीं देखा जाता है, इसमें कौशल और क्षमता के आधार पर ऐसा विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट अगला देखो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पहलवान की ढोलक, जो चैप्टर अपना फणेश्वर नाथ रेणु जी का है पहलवान की ढोलक। इस कहानी में निहित संदेश से उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो इस कहानी में ये संदेश निहित है कि कलाकार कभी प्रसारित नहीं हो सकता, अतः सभी को कलाओं को संरक्षण देना चाहिए। जिजीविषा एवं जीवट वाले व्यक्ति समाज को आपदाओं से मुकाबला करने में सक्षम बनाते हैं। कला का सांस्कृतिक या सामाजिक दृष्टि से विशेष महत्व रहता है। ठीक है, और देखो गांव के अंदर आपको पता होगा महामारी फैल रखी थी, फिर भी लुटन पहलवान किस प्रकार से जो है वो ढोलक बजाता रहा। ठीक है, ताकि वो ढोलक ही एकमात्र ऐसी उस समय शक्ति थी जो गांव के अंदर जो है एक नया हौसला दे रही थी। तो ये लिख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट अगला देखो, गांव में महामारी फैले और अपने बेटों के देहांत के बावजूद भी लुटन पहलवान ढोलक क्यों बजाता रहा। लुटन पहलवान ढोलक को अपना गुरु और संघर्ष करने की शक्ति देने वाला मानता था। लेकिन ढोलक की ध्वनि से उसमें
सांस और उत्तेजना का संचार होता था। इसी कारण गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद भी वे जीवन में हिम्मत बनाए रखने के लिए ढोलक बजाता रहा। तो ये लिख सकते हो आंसर। नेक्स्ट अगला देखो, एक अच्छे, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, कि एक अच्छे, ठीक है, एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए कौन सी बातें आवश्यक हैं। एक अच्छे एवं सफल साक्षात्कार के लिए कौन सी बातें आवश्यक हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि साक्षात्कार में साक्षात्कारता को अपनी बात सीधी और स्पष्ट शब्दों में करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बात कर रहे हैं तो वो इसमें स्पष्ट संचार होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए खुद का, भूमि प्रमुख समझ होनी चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से साथ ही साक्षात्कार से पहले विषय व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ठीक है, पहले ही हमें जो है उसके बारे में, व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए। साक्षात्कार देने वाले को आत्मविश्वास के साथ सभी प्रश्नों का उत्तर विषय पर आधारित एवं सहजता के साथ देना चाहिए। ठीक है, साक्षात्कार के समय सकारात्मक वातावरण हो या साक्षात्कारता सामने वाले को बोलने का पूरा अवसर हमें देवे। तो ये कुछ प्रमुख शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आपके अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित क्वेश्चन है ये। आगे देखो, कैमरे में बंद अपैच कविता की मूल संवेदना लिखी। तो ये तो सब जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कैमरे में बंद अपैच कविता। और इसमें, इस कविता में तो आप सभी को पता होगा प्यारे विद्यार्थियों कि एक कवि ने शारीरिक और चुनौती को इसमें झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ यहाँ पर जो है चित्रित किया है। ठीक है, दर्शाया है कि समाज के कमज़ोर वर्ग के प्रति किस तरीके से जो है वो संवेदनहीनता की विडंबना है। ठीक है, इसमें जो रघुवीर साय जो कवि है, रघुवीर साय, वो उन्होंने लिखा है कि भाई एक अफैज व्यक्ति है, अपंग व्यक्ति है, उसको ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, दूरदर्शन वालों को, मीडिया कर्मियों को, फिर भी वो पूछ रहे उसे, और वो उनका उद्देश्य था कि कार्यक्रम आकर्षक बन सके, दर्शकों की संख्या बढ़ सके। तो एक अपाहिज व्यक्ति की जो है वो उसके साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिएगा, इस कविता में कवि ने करुणा और सहानुभूति जगाने के उद्देश्य से प्रसारित मीडिया के कार्यक्रमों में निहित क्रूरता और शोषण को इसमें व्यक्त किया है। मीडिया माध्यम की ऐसी व्यावसायिकता एवं संवेदनहीनता पर आक्षेप किया गया है। ठीक है, वो तो बस एक अफैज का व्यवसाय, मतलब व्यवसाय बनना चाह रहे वो तो। ठीक है, बातों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे उसे जिससे कि वो रो पड़े। ठीक है, और एंकर बाइट किसे कहते हैं, एंकर बाइट किसे कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एंकर बाइट जो है किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के विषय में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधियों व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर खबरों को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, एंकर बाइट। तो ये याद रख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, एंकर बाइट वाला ये प्रश्न भी पिछली बार आया था, तो ये आप लिख सकते हैं। और इसमें किसकी यानी प्रामाणिकता प्रदान की जाती है, खबर की। ठीक है, ये देख सकते हो कि किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के विषय में प्रत्यक्षदर्शी या संबंधी व्यक्तियों का कथन दिखाकर सुनाकर खबरों को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, उसे एंकर बाइट कहते हैं। कैमरे में बंद अपैच कविता में किन पर व्यंग्य किया गया, दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य किया गया। आपको यहाँ पर लिखना है दूरदर्शन वालों पर, कि प्रस्तुत कविता में दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक या मीडिया व्यवसाय पर व्यंग्य किया गया है, क्योंकि ये लोग अपाहिजों के दुख दर्द को अपना कार्यक्रमों को लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से दिखाते हैं और अपना व्यवसाय चमकाने के लिए संवेदनहीनता आचरण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि निराला की बादल राह कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिएगा। जो आपके सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, निराला की बादल राह कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो निराला की बादल राह कविता का प्रतिपाद्य शोषित पीड़ित कृषकों श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन लाने तथा सामाजिक क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों के शोषित आचरण का विरोध करना है। इसमें सामाजिक क्रांति एवं बदलाव का यहाँ पर संदेश दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर बादलों को जो है वो क्रांति का प्रतीक माना गया है। ठीक है, क्रांति और विद्रोह का यहाँ पर प्रतीक माना है कि समाज में व्याप्त पीड़ा, दमन और संघर्ष के प्रति आशा और संघर्ष की भावना को यहाँ पर व्यक्त किया गया है बादल राग में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये लिख सकते हो आप सभी। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ने, क्योंकि आएंगे एग्जाम में। शिरीष को एक अद्भुत अवधूत क्यों कहा है, पाठ शिरीष के फूल के आधार पर समझाइए। देखो, इसीलिए कहा है शिरीष को अवधूत। अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी।
तो अवधूत सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि सभी स्थितियों में निश्चित रहता है। ठीक है, क्योंकि वो दुख दुख हो चाहे सुख, वे कभी हार नहीं मानता है। ठीक है, वह फक्कड़ है और मस्त बना रहता है। ठीक है, और उसी प्रकार जब गर्मी तथा लू से सारा संसार संतप्त रहता है, तब भी शीर्ष लहलाता रहता है। इसी कारण उसे अद्भुत अवधूत कहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको याद करें। नेक्स्ट देखो, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो भाषा को सहूलियत से बरतने का यहाँ पर अधिकाराय ये है प्यारे विद्यार्थियों कि अभिप्राय ये है कि मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन या संप्रेषण वो है आपके सामने भाषा। ठीक है, और इसमें जो है भाषा का प्रयोग करते समय हमें ऐसे शब्दों का यहाँ पर चुनाव करना है, सोच समझकर हमें ऐसा करना चाहिए ताकि हमारी बात जो है वो स्पष्ट हो। ठीक है, और सरल हो और सहज हो, ताकि आगे अगले वाले को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर तोड़ मरोड़ के ऐसे ऐसे शब्दों का उसमें यूज कर रहे हैं जिससे वो जटिल बनती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यही है। और यहाँ पर भाषा है और व्याकरण भाषा का संपूर्ण शास्त्र है। पदों की शुद्धता एवं शब्दों का सही प्रयोग व्याकरण नियमों पर आधारित होता है। इसलिए भाषा को सहूलियत से बरतने के लिए ध्वनि, वर्ण, वाक्यांश, वाक्य आदि के ज्ञान तथा शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिख सकते हो कि भाई भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय है कि हमें थोड़ा व्याकरण के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ताकि और हमें कोई भी बात बोल रहे हैं कोई भी उसमें तो सोच समझ के बोलना चाहिए, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, और हमें सरल और सहज शब्दों का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए ताकि अगले वाले को अच्छे समझ में आ सके। इसीलिए नेक्स्ट अगला देखो, कविता के बहाने कविता से बताइए कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं? सब घर एक कर देना मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखना, बस यही तो होगा। तो कविता के बहाने कविता के आधार पर बताना। वैसे ये कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण जी की है। किसकी है? कुंवर नारायण जी की। तो इसमें जो है प्यारे विद्यार्थियों, सब घर एक कर देने का आशय है कि आपसी भेदभाव, अलगाव बोध तथा आप आस पड़ोस के अंतर को समाप्त करके सभी के प्रति अपनत्व की भावना रखना होता है। ठीक है, अलगाव अलग होने की मांग करना, अलगाव अलग होने की मांग ना रखना। ठीक है, तो यहाँ पर कविता चिड़िया और फूल की तरह किसी एक घर तक सीमित नहीं रहती है। ठीक है, बल्कि वे घर घर बन जाती है और सीमाओं को पार कर जाती है और सभी को जोड़ देती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर बच्चे की भी बात हो रही है, इस बच्चे का भी जिक्र किया गया है कि भाई बच्चा जो है वो नहीं समझता कि भाई ये कौन है ये कौन है। ठीक है, वो भी सभी के साथ मतलब अच्छा व्यवहार, उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है समाज के अंदर। यानी वो भले लड़ाई हुई हो आपके लड़ाई हुई होगी, लेकिन बच्चे को नहीं पता कि उनके लड़ाई हुई होगी, वो तो सबके घर जाएगा। ठीक है, तो ये भेदभाव को आपसी भेदभाव को जो है वो दूर करता है। और यहाँ पर देखो, आस पड़ोस के अंतर को समाप्त करके सभी के प्रति अपनेत्व के भाव रखना और वैसे ही आचरण करना। बच्चे खेल में अपने पराये का भेद भूल जाते हैं। ठीक है, वो ये नहीं सोचते कि ये पराया है, ठीक है, ये बाहरी है, और हम सभी घरों को अपना घर जैसा मानते हैं। ठीक है, वो सभी घरों को अपना घर जैसा मानते हैं और सभी घर जाते हैं और खेलते हैं। उसी तरह कवि अपनी कविता में सारे मानव समाजों को समान मानकर अपना बात कहता है। ठीक है, तो कवि भी जो है कविता रचता है, तो वो कविता हो चाहे चिड़िया, वो फूल की तरह किसी एक घर तक सीमित नहीं रहती, वो बल्कि वो घर घर बन जाती हैं और सीमाओं को पार कर जाती हैं और वो सभी को एक साथ जोड़ देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें कवि ने जो है कविता की तुलना बच्चे से भी की है, तो चिड़िया से भी की है, तो फूल से भी की है। नेक्स्ट आगे देखो, पतंग कविता देखो, पतंग कविता में शरद ऋतु की क्या विशेषता बताई गई है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। तो देखो, शरद ऋतु पतंग शीर्षक कविता में शरद ऋतु की ये विशेषता बताई गई है कि इस ऋतु में आकाश स्वच्छ रहता है। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ, धरती भी धुली हुई सी रहती है और हवा मंद मंद चलती है और धूप में ताज़ी चमक रहती है। ये ऋतु सुहावनी और आनंदमय ऐसी कुछ लगती है। ठीक है, तो ये लिख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पतंग कविता जो कि आपके शमशेर बहादुर सिंह की तो उषा है। पतंग कविता आलोक धनवाजी की है। ये कविता किसकी है? आलोक धनवाजी की। नेक्स्ट, समाचार क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। समाचार क्या है? सामान्य रूप से समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना या विचार समस्या की रिपोर्ट है। ठीक है,
हम यानी कह सकते हैं समाचार क्या है, तो ये एक समसामयिक घटनाक्रम की एक प्रमुख रिपोर्ट है। ठीक है, और ये किसी हाल ही में घटित हुए अथवा जल्द ही घटित होने वाले तथ्य घटना की आदि सूचना देता है। ठीक है, और आगे देखो, जिससे अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, किसी घटना की रिपोर्ट हो। रिपोर्ट समाचार हैं। समाचार एक विशेष शैली में लिखे जाते हैं, तो ये लिख सकते हो समाचार कि भाई एक समसामयिक घटना की रिपोर्ट होती है समाचार। नेक्स्ट, जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे, काले मेघा पानी दे के आधार पर बताइएगा। तो इस संबंध में जीजी के विचार थे कि जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले खुद देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। ठीक है, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तभी तो हमें मिलेगा। बिना त्याग के दान नहीं होता है। अगर आप मेहनत ही नहीं करते हो और कहते हैं कि मेरे 12th में 100% आ जाए, 99% आ जाए, 95% आ जाए, और मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे, तो ये संभव नहीं है। डीजे ने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, कुछ पाने के लिए त्याग करना पड़ता है। जो चीज़ बहुत कम है और उसका त्याग करने से लोक कल्याण होता है, इससे स्वार्थ भावना कम होती है और परोपकार भावना बढ़ती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, फीचर क्या है? फीचर तो मैंने आपको बताया था फीचर क्या है। फीचर मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख ही फीचर है। ठीक है, और ये मनोरंजक होता है। और वस्तुतः फीचर ऐसी रचना होती है जो भावना युक्त, वैचारिक, मनोरंजक और सरस होती है, जो समाचारों के परिपार्श्व में समाचार रहित एवं संक्षिप्त ज्ञानवर्धक सूचना होती है। फीचर लेखन की शैली पूर्णतः कलात्मक होती है। इससे सरलता, स्पष्टता, सजीवता और मर्मस्पर्शित और विनोद का इसमें पुट रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। फीचर इम्पोर्टेंट है और मैंने ये करवा भी रखा है वैसे फीचर वाला। फीचर आखिर कैसे क्या लिखते हैं, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है फीचर कैसे लिखा जाता है। आपको ऐसे भी तो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, फीचर जो है वो आपको पता होगा कि ये किसी भी विषय पर आधारित होता है, किसी भी विषय पर आधारित होता है, और ये मतलब रचनात्मक और व्यवस्थित लेखन होता है। फीचर लेखन क्या है? फीचर पर लिखा गया लेखन फीचर लेखन कहलाता है। विशेष तौर से ये यात्रा पर लिखा जाता है, यात्रा या घटना पर आधारित होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, जनसंचार के दो कार्य लिखिए। तो जनसंचार के दो कार्य भी सूचना देना, पहला कार्य सूचना देना, दूसरा कार्य शिक्षित करने से शिक्षित करना लोगों को। ठीक है, तो सूचना देना जनसंचार का मुख्य कार्य है। हमें इसके जरिए दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। साथ ही लोगों को शिक्षित करना, शिक्षित करने से आशय देश दुनिया के हाल से जनता को परिचित करना और सजग बनाना कि वे क्या चल रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। ठीक है, हिंदी वेद पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो देखो, हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी जो समस्या है उसकी लेखन शैली। ठीक है, मतलब उसमें खबरों की गुणवत्ता का अभाव होता है, और क्योंकि अन्य भाषाओं की भांति इसका कीबोर्ड अभी बाजारों में उपलब्ध नहीं है। एक निश्चित रूपरेखा की कीबोर्ड नहीं होने के कारण लेखन क्रिया कठिन विषय है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर जी के क्या तर्क हैं? अंबेडकर जी का प्रमुख तर्क है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप मानना अनुचित है, क्योंकि ऐसा विभाजन अस्वाभाविक और मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि ऐसा विभाजन अस्वाभाविक और मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्ति की क्षमता का विचार किए बिना उसे वंशगत पेशे से बांध दिया जाता है। ठीक है, यानी कि आपके मान लो पिताजी टीचर हैं, तो आपके पिताजी चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी आगे टीचर ही बने, जबकि आपका इंटरेस्टिंग ही नहीं टीचर बनना, आपकी रुचि ही नहीं है। आप ठीक है, आप कुछ अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, नहीं, लेकिन आपके टीचर कह रहे कि आपके पिताजी कह रहे कि नहीं टीचर ही बनेगा, तो उसमें व्यक्ति की एबिलिटी को नहीं देखा जाता, योग्यता को इसमें नहीं देखा जाता है। वे उसके लिए अनुपयुक्त अपर्याप्त भी हो सकता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, फिराक गोरखपुरी वाला। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों के आधार पर बताइए कि बच्चा किस बात की जिद कर रहा था और माँ ने उसकी जिद कैसे पूरी की। तो बालक अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है, वे जिद किए हुए हैं, वे माँ से चांद ला देने की जिद कर रहा है।
ठीक है। माँ उसके हाथ में दर्पण देकर बहलाती है और कहती है कि देख, चांद इस दर्पण में आ गया। इस प्रकार माँ ने बच्चे की चांद पाने की इच्छा पूरी कर दी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसे याद रखना है। इस तरीके से आप कर सकते हो। उषा कविता में भोर का प्राकृतिक सौंदर्य चित्रण किस प्रकार किया गया है? तो उषा कविता में भोर के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नवीन उपमानों और बिंबों तथा नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रातःकालीन आकाश को राख से लेपा हुआ चौका बताया गया है और लाल केसर से धुली हुई काली सिलसा बताया गया है। तो ये सभी प्रश्न आप सभी विद्यार्थी नोट करेंगे और मैं ये प्रश्न आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। और ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर हाल में आएंगे, इसलिए इन सभी विद्यार्थी एक बार इनको अच्छे से नोट कर ले हुए। प्रिंट मीडिया के लाभ कौन से हैं? मतलब प्रिंट मीडिया किसको बोलते हैं? समाचार पत्र को। ठीक है, जो प्रिंटेड किया हुआ है। समाचार पत्र के क्या लाभ है? तो समाचार पत्र के लाभ है प्यारे विद्यार्थी, धीरे धीरे आराम से पढ़ सकते हैं, दोबारा पढ़ो, भले मर्जी के अनुसार पढ़ो। ठीक है। और बाकी जैसे हम टेलीविज़न टीवी देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, तो उसमें खबरों को वापस रिपीट नहीं किया जाता है ना। अगर वो एक बार निकल गई तो निकल गई, पिक्चर देख रहे हैं तो निकल गई तो निकल गई। जबकि प्रिंट मीडिया यानी समाचार पत्र में हम धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार कोई भी खबर पढ़ सकते हैं। किसी भी पृष्ठ या समाचार को पहले बाद में पढ़ा जा सकता है और इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये लिख सकते हो, ये प्रमुख इसके लाभ है प्रिंट मीडिया के। बाकी कमियाँ भी हैं। ड्राई एंकर किसे कहते हैं? ड्राई एंकर किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ड्राई एंकर किसे कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, ड्राई एंकर जो है, जब एंकर खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है। ठीक है, कोई भी रिपोर्टर है वो खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है कि ये यहाँ ऐसा हुआ, कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, तथा जब तक खबर के दृश्य नहीं आते हैं। ठीक है, तो एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली। एंकर जो आप देखते होंगे टीवी के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, अगर कोई मतलब खबर का दृश्य नहीं दिखाया जा रहा है, बस वो जो है वो जो मीडिया कर्मी वही बोल रहे हैं, पत्रकार ही आपको जो है इस प्रकार से बता रहे हैं, तो उसके द्वारा जो है दर्शकों की रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचा, तो इसे ही कहते हैं ड्राई एंकर। ठीक है, तो ये ड्राई एंकर वाला भी प्रश्न थोड़ा याद रखें क्योंकि पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ये सब आपके लघु उत्तरात्मक में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट है। और जैसे हम आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने अगला क्या है। मैं निज रोदन में मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में उद्गार लिए फिरता हूँ। अच्छा, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। पंक्ति से बच्चन जी का क्या आशय है? इसमें कवि का आशय है कि वे स्वयं के हृदय के उद्गार अर्थात भावनाएं, वे दुख सुख निराशा संवेदना और वेदना निस्वार्थता संसार की नश्वरता आदि से जुड़ी उन्हें अपने हृदय तक सीमित रखते हैं, उन्हें साथ लिए वे अपना जीवन यापन करते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, ये आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। बच्चों को खेल से आनंद मिलता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बच्चे जब खेलते तो उन्हें आनंद ही मिलता है। वे अपने पर्याय का भेदभाव भूल कर खेल खेलते रहते हैं। ठीक है, कविता रचना भी खेल के समान आनंदमय होती है और इसमें काल्पनिक भाव सौंदर्य का इसमें चित्रण भेदभाव रहित और अतीत आनंदमय होता है। बिल्कुल एजुकेशन। बाजार दर्शन निबंध के आधार पर बाजार के जादू को स्पष्ट करते हुए इसमें बचने के क्या उपाय है? देखो, बाजार के जादू का आशय बाजार में सुसज्जित और अनेक चीज़ों के प्रति आकर्षण होना, उन्हें खरीदने के लिए लालयित रहना, क्योंकि बाजार में बेकार की चीज़ों को आकर्षक बनाकर बेचा जाता है और बाजार के जादू से बचने के लिए उपयोगी और निश्चित चीज़ ही खरीदना हमें चाहिए, तथा व्यर्थ की लालसा और दिखावे की प्रवृत्ति से हमें मुक्त रहना चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है। गगरी फूटी बेल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बेलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई? तो इंद्रसेना के इस खेल में गीत में इस आशय से ऐसा कहा गया है कि वर्षा न होने से घरों के बर्तन सूख कर फूट गए हैं और खेती भी सूखी जा रही है। कृषि की रीढ़ बेल होते हैं, वे भी प्यास के कारण मरे जा रहे हैं और खेती नष्ट होने का इसमें खतरा बढ़ रहा है, इसलिए कहा गया गगरी फूटी बेल प्यासा। नेक्स्ट, जैनेन्द्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर क्या है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर समझाओ। तो जैनेन्द्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर का अर्थ होता है क्रय शक्ति, लेन देन। ठीक है, क्रय शक्ति। तो क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर वाले व्यक्ति बाजार को विनाशक शक्ति प्रदान करते हैं
और निरर्थक प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बाजार पर अपना रोब बताने के लिए अथवा स्वयं को संपन्न बताने के लिए काफ़ी कुछ ज़रूरत ना होने पर भी खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये लिख सकते हो। और नेक्स्ट अगला देखो, पत्रकार का क्या दायित्व है, ये कितने तरह के होते हैं। तो पत्रकार का दायित्व है पाठकों अथवा दर्शकों तक सूचना पहुंचाना, उन्हें जागरूक और शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना। वैसे पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। ये तीनों पत्रकार कई बार पूछे गए, पत्रकारों प्रकार बताओ। देखो अगला क्वेश्चन, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। कि जहाँ पर ज्ञानी रहते हैं वहाँ अज्ञान भी रहते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर वैसे हम बात करते हैं, इसमें दाना स्वार्थपरता, लोभ, लालच एवं सांसारिकता का प्रतीक माना गया है। ठीक है, संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही तरह के लोग सत्य को खोज रहे हैं। ठीक है, और ये जो पंक्ति हैं, जहाँ पर दाना रहते हैं वहाँ नादान भी होते हैं, ये पंक्ति समाज की विविधता को दिखाने के लिए कही गई। इसका मतलब है कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, अज्ञानी भी होते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे इंसान होते हैं, कुछ बुरे इंसान भी होते हैं, परंतु स्वार्थ की चिंता करने वाले लोग अज्ञानी हैं। ठीक है, जो दाने के लोभ में फंस जाते हैं वे स्वाभाविक रूप से नादान होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। बस प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। ठीक है, हाँ तो ये ध्यान रखें, बस ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट है, जहाँ दाना रहते हैं वह नादान भी होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कवि ने यहाँ पर ये समझाने को कहा है, मतलब कि जीवन में ज्ञान और अज्ञान का सह अस्तित्व होता है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर नादान को यहाँ पर अज्ञानता का प्रतीक माना है कवि ने। ठीक है, नादान को किसका प्रतीक माना है, अज्ञानता का, अज्ञानी का, ये लिख सकते हो। चलो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस ये 35 क्वेश्चन थे आपके सामने, लघुतरात्मक प्रश्न। सभी विद्यार्थी अच्छे से इनको नोट करेंगे और ये मोस्ट क्वेश्चन है, इससे बार क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला लघुतरात्मक प्रश्न में। ठीक है, चलो बाकी महेंद्र भी और कोचिंग ऐप पर आप सभी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा, पूरा का पूरा 100% बेस्ट दे रहा हूँ मैं, और आप सभी विद्यार्थी जो मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करते रहना। ठीक है, चलो मिलते हैं सभी को, जय हिंद जय भारत। और ये हमारी बुलेट 5 थी आज। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, ओके।